आखिर ना चाहते हुए भी नासपीटी आ ही गई। फाइनली हमारी प्यारी भाभी इस घर में आ ही गई। पता है भाभी, हम आपका कब से वेट कर रहे थे। बस रोज भैया को बोलते थे कि भैया कब आपकी शादी की डेट आएगी, कब हमारी भाभी आएंगी, कब हम भाभी के हाथ का खाना खाएंगे। अच्छा, और भाभी मैं बताती हूँ, शादी के दिन नजदीक आते आते भैया भी आपकी फोटो में निहार कर आपसे बातें कर रहे थे कि जानी मन अब तो इंतजार ही नहीं होता। तभी बहू शर्मा जाती है। ओहो, ये सब बातें बतानी जरूरी थी। हाँ तो क्या हो गया? शर्म नहीं आती तुम चारों को? यहाँ दरवाजे पर बेफालतू की सांवली बहू के संग की कर रही हो। पता नहीं कहाँ से ये गरीब लड़की मेरे बेटे के पल्ले पड़ गई। बड़ा ही मनहूस दिन था वो। आई तो आई, साथ में कोई दहेज भी नहीं लाई। माँ प्लीज, अभी तक आप एक ही बात पर अड़ी हैं। हाँ तो मैं नहीं मानूंगी इसको अपनी बहू, समझा तू? पर माँ, हम तो अपनी भाभी को भाभी मान चुके हैं। अच्छा जी, उसे आए हुए घर में 4 मिनट नहीं हुए और तुमने उसकी वकालत करनी भी शुरू कर दी। हाँ माँ, क्योंकि हम भाभी से 1 महीने से मिल रहे हैं। भाभी बहुत अच्छी हैं। जरूर मेरे बेटे को भी इसने अच्छा बनकर फंसाया होगा और आ गई महारानी जी अमीर घर में। माँ आप ही ना। अरे भैया, हमारा नेक निकालो। फिर नेक लेकर चारों नंद अपनी भाभी को कमरे में ले जाती हैं, जहाँ भाभी की पलकों में आंसू देख पोंछती हैं। मामी हमें पता है आपको माँ की बातें चुप गई है। कोई बात नहीं, मुझे माँ जी की बात का बुरा नहीं लगा। उन्होंने जो भी कहा सच ही तो कहा है ना। मैं शक्ल में अच्छी नहीं हूँ, ना दहेज लाई, ऊपर से गरीब घर की हूँ। वैशाली, मैंने तुम्हें अपना लिया, तुमने मेरी बहनों को अपना लिया। तुम्हारे अच्छे दिल के कारण माँ तुम्हें भी अपना लेंगी। तब चारों नंद उन्हें अकेला छोड़कर अपने कमरे में चली जाती हैं। ओफो वैशाली शिफाली थी, हम चारों ननद ने तो भाभी को अपना लाया गिफ्ट नहीं दिया। कोई बात नहीं, कल सुबह दे देंगे। बहनें बातें करने लगती हैं। अगले दिन वैशाली सुबह जल्दी उठकर पूजा करके अपनी पहली रसोई का खाना बनाती हैं, जिसे खाकर सब खुश हो जाते हैं, मगर सुलोचना। ये इसे खाना कहते हैं? फालतू में तुम मुझे दिखाने के लिए उंगली चाट रही हो, बार बार खाना खा रही हो ताकि मैं भी खा लूं और ये साबित हो जाए कि तुम्हारी भाभी बहुत अच्छा खाना बनाती है। तब वैशाली करारी पूरी बनाकर लाती है। लीजिए माँ जी। वाह भाभी, आपकी करारी पूरी तो बड़े बड़े गोलगप्पे से लग रहे हैं। हाँ ठीक है, खाना बनाती तो अच्छा है, भले ही गरीब घर से हो, जैसा बोला वैसा लेकर आ गई। इस तरह वैशाली अपने अमीर ससुराल में धीरे धीरे सभी जिम्मेदारी संभाल लेती है और चारों नंद उसकी मदद भी करती हैं और उसके साथ घर के काम में हाथ भी बटाती थी। लेकिन सुलोचना अपनी बहू के हर काम पर एतराज करती थी और फिर 1 महीने होते ही बहू के ससुराल का पहला त्योहार यानी कि सावन आ जाता है। तब नंदे, वैशाली भाभी, कल इस घर में आपका पहला त्योहार है, तीज का। आपको पता है ना इसमें क्या क्या करते हैं? हाँ भाभी, ये त्योहार आपका बहुत स्पेशल होगा। और भाभी, हरी हरी चूड़ी भी पहनाएंगे हम आपको। माँ तो हमको पहनने ही नहीं देती थी। ये सुनते ही वैशाली मायूस होकर अपने पीते पलों में चली जाती है, जहाँ उसकी माँ उषा उसे सावन पर घर सजवा रही थी। माँ, मैंने घर सजा दिया। माँ, सब लोग तीज मनाने के लिए आते ही होंगे। माँ, ये हरी चूड़ियाँ मैं पहन लूं? मुझे हरी चूड़ियाँ बहुत पसंद हैं। सांवली कर लो, ये हरी चूड़ी पहनकर मेरे सावन के त्योहार को अपशगुन करना चाहती हो क्या? और तेरी क्या शादी हो गई है जो तुझे हरी चूड़ी पहननी है? रुक जा, अभी बताती हूँ तुझे। बहुत पर निकल आए हैं तेरे। ये कहकर उषा वैशाली को 2-3 थप्पड़ मार देती है, जिसमें उसकी पहनी हुई चूड़ियां टूट जाती हैं और बचाव में वैशाली के हाथ पर चूड़ी गड़ जाती है, जिससे खून निकलता है। नहीं माँ नहीं, बस सावन और तीज की वजह से मन किया। कम वक्त, आज कितने शुभ मौके पर तूने मेरी हरी चूड़ी तोड़वा दी। तुझको नहीं छोड़ूंगी अब। तब उषा झाड़ू से अपनी ही बेटी को मारती है। वैशाली बिलख बिलख कर अपने कमरे में जाकर रोती है। मेरी क्या गलती है कि मेरी ऐसी शक्ल है? मेरा रंग इतना भी नहीं काला कि माँ मुझसे इतनी नफरत करे। बचपन से लेकर आज तक माँ का प्यार ही नहीं मिला और ये सावन, ये तीज मेरे लिए मनहूस त्योहार है। क्या हो भाभी, आप रो गई? कुछ नहीं, वो बस आंखों में कुछ चला गया। दरअसल मुझे तीज वीज नहीं पसंद, बचपन से कभी मनाया ही नहीं। क्या? क्यों भाभी? ये छोड़ो, आज खाने में क्या खाओगी? मैं वही बनाऊंगी तुम चारों के लिए। भाभी, ये तो हम आपके
आने के बाद बता देंगे। फिलहाल आप हमारे साथ बाहर आइसक्रीम खाने चलो। अरे आपको तीज के लिए हरी साड़ी, हरी चूड़ियाँ, गजरा, मेहंदी ये सब भी तो दिलाना है। चलिए। नहीं नहीं, मेरा मन नहीं है। तब नंदे अपनी भाभी का हाथ पकड़कर उसे मार्केट में ले आती हैं, जहाँ हरी चूड़ी देख भाभी के हाथ में पहना देती हैं। भाभी आप पर हरी चूड़ी अच्छी लग रही है। अरे भाभी ये नेकलेस कैसा रहेगा? भगवान ने मुझे इतनी प्यारी प्यारी 4 ननद दी है, मैं तो कंफ्यूज ही हो गई हूँ। इसलिए तुम चारों ही मेरे लिए डिसाइड करो, क्योंकि तुम्हारी चॉइस बेस्ट है। ओ प्यारी भाभी, ठीक है। तब नंदे गजरा, हरी चूड़ियाँ, मेहंदी दिला देती हैं। फिर साड़ी की दुकान में आकर साड़ी दिलवाती हैं। वर्षा, हमारी भाभी इतनी सुंदर है कि समझ ही नहीं आ रहा इतनी सारी हरी साड़ी में से कौन सी हरी साड़ी दिलाई। मैं बताती हूँ दीदी, अगर भैया होते तो वो भाभी के लिए ये वाली साड़ी खरीदते। अरे हाँ, तूने बिल्कुल ठीक कहा। लेकिन वर्षा, ऋतु, मेघा, ये साड़ी बहुत महंगी है, कोई सस्ती सी साड़ी ले लो। भाभी आप अमीर नंदों की इकलौती भाभी हो, ऐसी सस्ती साड़ी वो भी पहले तीज पर अच्छी नहीं लगती। तब नंदे भाभी को शॉपिंग करवा कर घर आ जाती हैं और फिर वैशाली खाना बना लेती है कि तभी भैया भाभी चलो हम सब आइसक्रीम खाने चलते हैं। ठीक है। वैशाली खिड़की की तरफ क्या देख रही हो? यहाँ से ही बाहर कूदोगी क्या? चलो हम सब बाहर चल रहे हैं आइसक्रीम खाने के लिए। फिर 12 बजने के बाद तुम्हारा व्रत शुरू हो जाएगा। तब भाई कार में सबको बिठाकर आइसक्रीम खिलाने के लिए ले जाता है। वैशाली को खुश देखकर चारों नंद भी खुश हो जाती हैं। देखा भैया, बाहर आकर भाभी का मूड अच्छा हो गया। हाँ, वैसे मैं जानता हूँ कल उसका पहला सावन तीज मनाने के लिए तुमने बहुत तैयारी की है। हाँ भैया। 12 बजने से पहले वो घर आ जाते हैं। अगले दिन सावन का शुभ तीज का त्योहार होता है, जहाँ गार्डन में चारों नंद फूल और सुंदर चीजों से डेकोरेशन कर देती हैं और एक बड़े से पेड़ के नीचे सावन का झूला लगा देती हैं और उस झूले को भी फूलों से सजा देती हैं। इसके बाद चारों नंद अपनी भाभी को भी हरी साड़ी में तैयार करके ले आती हैं। वाह भाभी, आप अपने सावन के पहले तीज पर बहुत सुंदर लग रही हैं, नजर ना लगे। अरे नहीं लगेगी उसको नजर, तुम चारों चिंता मत करो, इसने काजल का काम खुद कर दिया है। प्लीज माँ, आज नहीं। आप भाभी मेहंदी लगाना शुरू करें। तब 2 नंद भाभी की मेहंदी लगाती हैं, एक ढोलक बजाती है, एक नाचती है। सावन का महीना झूले पड़ गए बाग में, धीरे धीरे झूलो पवन करे शोर, मनवा घबराए मोरा बहे पूरे बैया, झूला डाला है नीचे कदम्ब की छैया। मेहंदी लग गई भाभी, चलो आराम से झूला झूल लेते हैं, वैसे भी देर हो गई है, सूखने वाली है। ये सब देखकर तो वो खुश हो रही थी, लेकिन झूले की बात सुनते ही वो फिर से माँ, अभी कोई आंटी नहीं आई, तब तक मैं झूला झूल लूं। तेरे जैसी रंग की लड़की को झूला झूलने का कैसा हक? अंदर रहे, कुछ अनहोनी हुई तो। नहीं माँ, मैं भी वो झूला। तेरा चेहरा देख के सावन भी सूख जाए, जा बर्तन मांज। भाभी, आप बार बार किस बात को सोचकर उदास हो जाती हो? और ये बात सावन से जुड़ी है, बताइए ना, क्या हुआ है ऐसा? वो मेरे रंग की वजह से मेरी माँ ने मुझे कभी पसंद ही नहीं किया, सौतेली की तरह व्यवहार किया। इसीलिए सावन का झूला मुझे बहुत पसंद था, लेकिन उन्होंने मुझे कभी सावन मनाने ही नहीं दिया, इसीलिए मैं डरती हूँ। अब बहुत हुआ, अभी तीज भाभी के लिए सबसे यादगार बनेगी। चलो भाभी। नहीं माँ जी बड़ी है, पहले उन्हें पूछो। माँ आ जाओ, सावन का झूला झूलो, भाभी को भी झूलना है। सास जैसे ही सावन के झूले पर बैठकर झूलती है, इतने में वैशाली देखती है कि झूला टूटने वाला है और वो बिना देरी किए सास को बचा लेती है, लेकिन उसकी कोहनी और पेट पर वो पत्थर लग जाता है जिससे खून बहने लगता है। ये देख सुलोचना की सारी नफरत पिघल जाती है और फौरन अपनी बहू को अस्पताल ले जाती है। तब घर आकर, मैं तो तुझे पसंद नहीं करती, फिर तूने मेरे लिए अपनी जान जोखिम में क्यों डाली? माँ जी, मुझे एक माँ का प्यार तो कभी नहीं मिला, बस यही चाहती थी कि शादी करके मुझे आपका प्यार मिल जाए, इसीलिए मैं आपको कभी कुछ कैसे ही होने दे सकती हूँ। देखो माँ, भाभी कितनी अच्छी है। शिट, उनकी मेहंदी भी खराब हो गई। तो क्या हुआ, तू मेरी बहू नहीं मेरी बेटी है। मैं मेहंदी लगाऊंगी और झूला भी झुलाऊंगी तुझे। अब से मेरी 5 बेटियां हैं। सास बहू गले लग जाती हैं। फिर सास अपनी बहू को सावन का झूला भी झुलाती है और मेहंदी भी लगाती है। इस तरह बहू की पहली तीज बहुत अच्छे मनती है।
दोस्तों, एक स्त्री ही दूसरी स्त्री की सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। रंग, रूप और गरीबी कोई पहचान नहीं होती। प्यार, अपनापन और सम्मान ही सबसे बड़ी सुंदरता है। अमीर और गरीब बेटी का जेठ। अनुष्का शादी करके जब अपने ससुराल में आती है तो घर के बाहर ही आशा अपनी बहू को अपने रिश्तेदारों से मिलाती है और अनुष्का सभी के पैर छूती है। अरे अनुष्का, मेरे पैर छूने की जरूरत नहीं है। बहू, तुम्हें शर्म नहीं आती अपने जेठ के पैर छूते हुए? क्या तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें बताया नहीं कि जेठ से दूर रहते हैं? तो क्या हो गया आंटी, अगर मेरे भाई की बीवी ने मेरे पैर छू लिए तो? अगर सास माँ के समान होती है, ससुर पिता के समान होता है, तो क्या जेठ बड़े भाई के समान नहीं हुआ? और अनुष्का, तुम मुझे अपना बड़ा भाई समझना, ना कि इन लोगों की बातों में आकर उनके तौर तरीकों को अपनाना, क्योंकि ये लोग तो रूढ़िवादी सोच के हैं। पवन पहले ही दिन अनुष्का को बड़े भाई की तरह ट्रीट करता है और घर आए मेहमानों को करारा जवाब देता है। ये सब कुछ घर के बाहर खड़ी सुमित्रा देख रही होती है, जो अपने बहू बेटे के घर आने का इंतजार कर रही थी। देख रही हो बहन, घोर कलयुग आ गया है। सही कह रही हो, बड़े लोग बड़ी बातें, पर तुम अपनी बहू को काबू में रखना। और रवि बेटा, तू जेठ है, जेठ बन के रहना, इन लोगों की तरह नहीं। अब कुछ ही देर में सुमित्रा की बहू बेटे भी घर आते हैं और सुमित्रा भी घर आए मेहमानों से अपनी बहू को मिलवाती है। और जब नेहा सभी के पैर छूती है तो गलती से वो अपने जेठ के भी पैर छू लेती है और ये देख सुमित्रा अपनी बहू पर नाराज होती है। पता नहीं आजकल के जमाने को क्या हो गया, तुम्हारी माँ ने यही सिखाकर भेजा है। तुम्हारे भी भैया भाभी हैं, क्या तुमने कभी देखा नहीं तुम्हारी छोटी भाभी अपने जेठ के सामने कैसे रहती है? जेठ के सामने बहू घूंघट में रहती है, उनकी परछाई से भी दूर रहना होता है बहू को, और तुम अपने जेठ के पैर छू रही हो। मैं अभी तुम्हारी माँ को बताती हूँ। बहन, पहले तुम गंगा जल से इसे पवित्र करो और मुँह में तुलसी डालो, इसने जो पाप किया है उसे सुधारने के लिए। माँ, इतनी छोटी सी बात का क्यों बतंगड़ बना रही हो? नेहा ने जो किया गलती से किया, बेचारी थकी हुई है, उसका गृह प्रवेश करवाओ। चुप कर रवि, तू बहुत भोला है। अभी से अगर तेरी माँ ने इस पर लगाम नहीं लगाया तो कल को पता नहीं क्या करेगी, अपनी सारी शर्म लिहाज को बेच देगी। निशा बहू, तुम खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? अंदर से गंगा जल और तुलसी के पत्ते तोड़ के लाओ। और सुमित्रा बहन, तुम पहले इसके मायके में फोन करो और इसकी गलतियों के बारे में बताओ। सुमित्रा अपनी पड़ोसनों की बातों में आकर उसी वक्त नेहा के मायके में फोन करती है और नेहा की शिकायत लगाती है। तो वहीं निशा अंदर से गंगाजल और तुलसी का पत्ता लाकर नेहा को देती है और उसके बाद नेहा का गृह प्रवेश होता है। गृह प्रवेश करके जैसे ही नेहा अपने कमरे में जाकर रोने लगती है, तभी उसकी माँ का फोन आता है। ये तूने क्या किया नेहा? ससुराल जाते ही अपनी शिकायत मुझ तक भिजवा दी। क्या मैंने तुझे यही संस्कार दिया था? माँ, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। मैंने नहीं देखा कि जेठ जी खड़े हैं। माँ जी ने बोला सबके पैर छुओ, तो मैं बस अपने से बड़ों के पैर छू रही थी। मैंने तो पहली बार जेठ जी को देखा था, मुझे नहीं पता था कि वो मेरे जेठ जी हैं। चुप कर जा, शुरू से देखते आ रही है ना कैसे तेरी छोटी भाभी तेरे बड़े भैया के सामने घूंघट में रहती है, उनकी परछाई से भी दूर रहती है। और अगर नहीं पता था तो किसी से पूछ लेती ना। आज गलती कर दी, आगे से तेरी शिकायत ना मिले मुझे। ससुराल में आते ही नेहा को तोहफे के रूप में आंसू मिलते हैं। तो वहीं ससुराल में आते ही अपने ससुराल वालों का बर्ताव देखकर अनुष्का काफी खुश होती है और फोन पर अपनी माँ से बात करती है। माँ, तुम तो बड़ा कह रही थी कि जेठ से दूर रहना चाहिए, घूंघट में रहना चाहिए, पर मेरे जेठ जी बिल्कुल वैसे नहीं है। वो तो मुझे अपनी छोटी बहन कहते हैं और मेरा पूरा परिवार बहुत अच्छा है। आप लोगों की तरह पुराने ख्यालातों के नहीं है। ये तो अच्छी बात है, तू जैसा ससुराल चाहती थी वैसा ससुराल तुझे मिला। अब तुझे जेठ के सामने घूंघट नहीं करना पड़ेगा और ना ही कोई परहेज। ऐसे ही खुश रहना और अपने ससुराल वालों को भी खुश रखना। जहां ससुराल में आते ही अनुष्का अपनी खुशी अपनी माँ को जाहिर कर रही होती है, तो वहीं बेचारी नेहा अपनी माँ से बात करके और परेशान हो जाती है। और तभी नेहा के कमरे में जेठानी निशा आती है। तुम रोना बंद करो, तुम्हारे जेठ जी वैसे बिल्कुल नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। और माँ जी की बातों को भी दिल पर मत लेना, वो थोड़ी पुरानी ख्यालों की है। पर मैं और तुम्हारे जेठ जी तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारे जेठ जी की सोच रूढ़िवादी नहीं है, वो तुम्हें अपनी छोटी बहन मानते हैं। बाहर जो भी हुआ उसे भूल जाओ। और भाभी, मैं भी तो आप लोगों के ही साथ हूँ। मैं जानता हूँ भैया नेहा को अपनी छोटी बहन मानते हैं। दुनिया कुछ भी बोले, मैं जानता हूँ मेरी बीवी ने कुछ भी गलत नहीं किया। और अगर तुमने भैया के पैर छू भी लिए तो इसमें गलत ही क्या था? माँ की तो आदत है राई का पहाड़ बनाना। इसलिए तुम शांत हो जाओ और हमें माफ करना, उस वक्त हम कुछ नहीं बोल सके। आप क्यों माफी मांग रहे हैं? गलती तो मेरी ही थी। मेरी माँ ने सिखाया था जेठ से दूर रहना, पर मैंने यहाँ आते ही वही गलती करी। और जब गलती करी तो डांट तो खानी ही थी।
दिवाकर और निशा के कहने पर नेहा रोना बंद करती है और इस तरह दोनों बहू का पूरा दिन बीत जाता है। अगले दिन दोनों ही बहू की पहली रसोई होती है और वो दोनों ही अपनी पहली रसोई में खीर, पूरी, पुलाव, सलाद जैसे पकवान बनाती हैं और अनुष्का अपने हाथों से अपने ससुराल वालों के साथ अपने जेठ को खाना परोसती है। अनुष्का, सबको खाना दे दिया तो अब तुम भी बैठ जाओ, हमारे ही साथ खा लो। सही कह रहे हैं भैया, अकेले खाने से अच्छा है कि परिवार के साथ खाओ। पर जेठ जी, आप भी इसी टेबल पर खाना खा रहे हैं, मैं आपके सामने खाना कैसे खा सकती हूँ? क्यों, अपने बड़े भैया के सामने तुम खाना नहीं खाती थी? मैं भी तुम्हारा बड़े भाई जैसा हूँ, कुछ भी दिक्कत हो बेझिझक कहना। चलो अब बैठो, मैं तुम्हें खाना देता हूँ। बहू बैठ जा, वरना पवन पूरा घर सर पर उठा लेगा, क्योंकि वो तुझे अपने छोटे भाई की बीवी नहीं छोटी बहन मानता। और तू नहीं जानती, ये काजल के साथ भी ऐसा ही बर्ताव करता था जैसे तेरे साथ कर रहा है। इसकी नजरों में काजल और तू एक बराबर हैं। आशा के कहने पर भी जब अनुष्का खाने के लिए नहीं बैठती तो पवन खुद उसका हाथ पकड़कर उसे कुर्सी पर बैठाता है और खाना परोसता है। ये देख पूरा परिवार हंसने लगता है। तो वहीं जब नेहा अपने ससुराल वालों को खाना परोस रही होती है तो बिना घूंघट के अपने जेठ के सामने आ जाती है और ये देख सुमित्रा खाने से उठकर नेहा का घूंघट करते हुए उससे कहती है, लगता है सारी शर्म बेचकर तूने शादी करी है। कल ही समझाया था कि जेठ से दूर रहा जाता है और आज तू बिना घूंघट के जेठ के सामने आ गई और अपने जेठ को खाना परोस रही है। ये काम तो अपनी जेठानी को भी तो बोल सकती थी ना, फिर क्या जरूरत थी ये सब खुद करने की? माँ, तुम क्यों छोटी छोटी बातों पर मेरी बीवी पर भड़कने लगती हो? तो चुप कर। कुछ रीति रिवाज होते हैं और कुछ परंपराएं जिनका आदर सम्मान करना बहुत जरूरी होता है। इसके घर वालों ने तो कुछ नहीं सिखाया, पर हमें तो इसे तौर तरीके सिखाने पड़ेंगे ना। आने दे तेरे मायके वालों को, जब तुझे लेने के लिए आएंगे ना तो तेरी सारी हरकतें बताऊंगी उन्हें, ताकि जब वो तुझे दोबारा भेजे यहाँ तो सारी चीज सिखा कर भेजे। घर में सुमित्रा सबसे बड़ी थी, इसलिए सिर्फ उसी की चलती थी। कोई भी सुमित्रा के सामने कुछ नहीं बोलता था। इसी तरह से दोनों बहू की पहली रसोई हो जाती है और अगले दिन दोनों की माँ अपने बेटे के साथ अपनी बेटियों को लेने के लिए आती हैं। अरे शोभा बहन, आ गई आप हमें फोन कर देती तो हम आपके स्वागत के लिए कुछ इंतजाम करके रखते और मैं अपने बेटों को आपको लाने के लिए भेज देती, पर आप तो बिना बताए आ गई। क्या करूं बहन, बेटी से जो मिलना था खुद को रोक ही नहीं पाई और बिना बताए आ गई। ये तो बहुत अच्छी बात है माँ। वैसे आप भैया के साथ आ ही गई हैं तो आराम से अपनी बेटी को ले जाइए और मुझे फोन करके बता देना, मैं अपनी बीवी को लेने आ जाऊंगा। हंसी खुशी शोभा अपनी बेटी को मायके लेकर जाती है। तो वहीं जब नेहा की माँ अपने बेटे के साथ नेहा को लेने के लिए आती है तो सुमित्रा उससे शिकायतें करने लगती है। बहन, तुमने अपनी बेटी को कुछ सिखाकर नहीं भेजा, अब लेकर जा रही हो तो इन 2 दिनों में कुछ सिखाकर भेजना। माफ करना आंटी जी, पर हमने अपनी बहन को अच्छी सीख दी है। अगर उससे कुछ गलती हो गई है तो उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। वो तो दिख गया बेटा, हमें तुमने अपनी बहन को क्या सिखाकर पढ़ाकर भेजा है। जेठ के पैर छूती, उसे खाना देती, उनके सामने घूंघट तक नहीं करती। मुझे तो कभी कभी डर लगता है कि कहीं तुम्हारी बहन मेरे बड़े बेटे पर डोरे तो नहीं डालती। माँ बस करो, कभी कुछ सोच समझ कर बोल दिया करो। आप लोग नेहा को लेकर जाइए, नेहा ने ऐसी कोई गलती नहीं करी है कि आपको शर्मिंदा होना पड़े। अपनी माँ की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। शर्मिंदा होकर नेहा अपने माँ और भाई के साथ अपने मायके जाती है और मायके में आते ही उसकी माँ उसे सुनाना शुरू कर देती है। ये तूने क्या किया नेहा, देखा तेरी वजह से मुझे कितना सुनना पड़ा। मैंने तुझे इतनी शिक्षा दी, इतने अच्छे संस्कार दिए, ये सोचकर कि तेरी वजह से मुझे कभी तेरी सास से कुछ सुनना नहीं पड़ेगा, पर ससुराल पहुंचते ही तेरी शिकायत मेरे पास आ गई। तूने ऐसा क्यों किया मेरी बच्ची, जो तेरी सास तुझसे इतना ज्यादा नाराज है? माँ आप शांत हो जाओ, जमाना बदल रहा है। बस आप जैसी औरतों की वजह से ही घर में कलेश होता है। मेरी बहन ने कुछ गलत नहीं किया है, मुझे उस पर पूरा विश्वास है। नेहा तुम अपने कमरे में जाओ, माँ को जो बोलना है बोलने दो। 2 दिन के लिए आई हो, खुश रहो। जब नेहा की माँ नेहा को डांट रही होती है तो उसका भाई अपनी बहन का साथ देता है। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं और अमित काम के सिलसिले में 2 महीने के लिए बाहर चला जाता है। इसलिए अनुष्का को लेने पवन अपनी बीवी सुमन के साथ उसे लेने उसके मायके आता है। नमस्ते आंटी, माफ करना, मेरा भाई काम के सिलसिले में 2 महीने के लिए बाहर गया है, इसलिए मैं अपनी छोटी बहन को लेने आया हूँ अपनी बीवी के साथ। आंटी जी, आप तो बस मुझे मेरी देवरानी सौंप दीजिए ताकि मैं उसे अपने साथ ले जा सकूं। उसके बिना घर बहुत सुना है। हाँ बेटा, अब मेरी बेटी तुम्हारे ही घर की अमानत है। मैं अभी अनुष्का को बुला देती हूँ, तुम लोग आराम से बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ खाने को भी लाती हूँ। जहां अनुष्का के जेठ जेठानी उसे लेने के लिए उसके मायके आते हैं तो वहीं जब रवि अपने भाई की गैर मौजूदगी में अपनी बीवी के साथ नेहा को लेने जाने की बात करता है तो सुमित्रा उस पर भड़कने लगती है।
पता नहीं उस लड़की ने क्या जादू कर दिया है तुझ पर। अरे भूल जाता है क्या कि तू उसका जेठ है। बहू तू अपने पति को समझाती क्यों नहीं कि वो जेठ है और जेठ की तरह बनकर रहे। माँ जी आप कुछ ज्यादा ही खींच रही हैं इस बात को। आपको अपने बेटे पर विश्वास हो या ना हो, पर मुझे अपनी देवरानी और पति दोनों पर विश्वास है। निशा शांत हो जाओ, घर में बहस करने का कोई फायदा नहीं। माँ एक काम करो, आप और निशा ही नेहा को लेने के लिए चले जाओ। वैसे भी 2 दिन बाद आएगा दिवाकर और मुझे भी थोड़ा दुकान पर काम है, मैं भी दुकान पर जा रहा हूँ। अपनी माँ की बातें सुनकर रवि निशा के साथ जाने से मना कर देता है। अब निशा अपनी सास के साथ अपनी देवरानी के घर जाती है और वहां भी सुमित्रा नेहा की माँ से कहती है, उम्मीद करती हूँ बहन कि तुमने अपनी बेटी को इन 2 दिनों में जेठ और बहू के बीच के रिश्ते के बारे में समझा दिया होगा। अब नेहा बहू वही गलती बार बार नहीं करेगी जो उसने पहले करी थी। समधन जी मैंने अपनी बेटी को सब कुछ अच्छे से समझा दिया है, अब वो ये गलती दोबारा नहीं करेगी। अब तुम इतना कह ही रही हो तो मान लेती हूँ। वैसे मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, जल्दी बोलो नेहा को सामान लेकर आएगी। ससुराल जाने का लगता है मन ही नहीं है। सुमित्रा निशा के साथ नेहा को ससुराल लेकर आती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जब नेहा अपनी जेठानी के साथ घर के बाहर काम कर रही होती है तो उसकी नजर अपनी पड़ोसन पर पड़ती है और वो देखती है कि पवन सबके लिए कुछ न कुछ खाने को लाया है। सभी घर के बाहर बैठे होते हैं और पवन खुद जाकर अनुष्का को आइसक्रीम देता है। तुम्हें चॉकलेट आइसक्रीम पसंद थी ना, इसलिए स्पेशली तुम्हारे लिए चॉकलेट आइसक्रीम लेकर आया हूँ। भैया आप मेरा कितना ख्याल रखते हैं। सच में जेठ के रूप में मुझे बड़ा भाई मिला है। इतना ख्याल तो मेरे भैया ने भी नहीं रखा मेरा। क्या देख रही हो नेहा? यही देख रही हो ना कि तुम्हारी पड़ोसन कितनी खुश नसीब है। अगर तुम्हारी सास भी आशा आंटी की तरह होती तो तुम्हारे जेठ जी भी तुम्हारे लिए ऐसा ही करते। उन्हें कभी गलत मत समझना, तुम्हारे जेठ जी बहुत अच्छे हैं। हम शायद गरीब हैं इसलिए माँ जी की सोच भी छोटी रह गई और आशा आंटी अमीर है इसलिए उनकी सोच भी बदली। यही फर्क होता है अमीर और गरीब में। मैं जानती हूँ दीदी, मैंने देखा है जेठ जी को, वो बहुत अच्छे हैं, बस थोड़ी मजबूर हैं। इतना बोलकर एक बार फिर नेहा काम पर लग जाती है और कुछ ही देर में रवि घर आता है। अपने जेठ को देखकर नेहा घूंघट कर लेती है और रवि निशा को जलेबी देते हुए कहता है, दुकान से आते हुए रास्ते में जलेबी देखी तो सोचा बहू के लिए ले जाऊं। मैं तो दे नहीं सकता, तुम ही दे दो, वरना माँ फिर बात का बतंगड़ बना देगी। अपने जेठ को अपने लिए जलेबी लाता देख नेहा को काफी अच्छा लगता है। अब निशा और नेहा साथ में बैठकर जलेबी खाते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और दोनों ही बहू गर्भवती हो जाती हैं। ऐसे ही एक दिन जब नेहा निशा और सुमित्रा के साथ हॉस्पिटल जा रही होती है तो वो लोग देखते हैं कि अनुष्का भी अपनी जेठानी के साथ हॉस्पिटल जा रही होती है। तभी पवन अनुष्का को रोकते हुए कहता है, अरे तुम दोनों अकेले कहाँ जा रही हो ऐसी हालत में? सुमन, अनुष्का का ये पहला बच्चा है, उसे नहीं पता क्या करना है, पर तुम तो उसकी जेठानी हो, हमारा 2 साल का बेटा है, फिर भी तुम अकेले लेकर जा रही हो इतनी धूप में अनुष्का को। मैंने गाड़ी निकाल दी है, तुम दोनों को छोड़ने चलता हूँ। बिल्कुल सही फैसला किया बेटा तूने। ये दोनों तो मेरी सुनती ही नहीं। कैसे बेशरम लोग हैं बताओ, अपने छोटे भाई की बीवी को अस्पताल लेकर जाएगा। तुम दोनों इन्हें क्या देख रही हो? चलो मेरे साथ। और इनको देखकर उनकी तरह जिंदगी मत जीनी शुरू कर देना। इनके घर में तो किसी को रिश्ते के बारे में पता ही नहीं होता। सुमित्रा के सामने निशा और नेहा कुछ नहीं बोलती और चुपचाप वहां से हॉस्पिटल के लिए चली जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और रात के 10 बजे अनुष्का का चॉकलेट खाने का दिल करता है और पवन चॉकलेट लेने के लिए बाहर जाता है। तभी उसकी नजर नेहा पर पड़ती है जो घर के बाहर अकेली उल्टियां कर रही होती है। उसे उल्टियां करता देख पवन उससे कहता है, तुम घर के बाहर अकेली उल्टियां कर रही हो, कोई नहीं है तुम्हारे साथ? तुम बोलो क्या खाना है, मैं बाजार जा रहा हूँ, तुम्हारे लिए कुछ खट्टा लेकर आऊं? नहीं, अब मैं ठीक हूँ और आप मेरे जेठ लगेंगे। अगर किसी ने आपको और मुझे बात करते देख लिया और माँ जी को पता चल गया तो वो फिर से मेरे मायके फोन कर देंगी। अच्छा ठीक है, मैं जा रहा हूँ, पर ऐसे डर के जीना बंद करो और गलत के खिलाफ आवाज उठाओ। इतना बोलकर पवन अनुष्का के लिए चॉकलेट लेने के लिए जाता है। ये सब देखकर नेहा को काफी अच्छा लगता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और अनुष्का की डिलीवरी आ जाती है। घर में कोई नहीं होता इसलिए पवन सुमन के साथ अनुष्का को अपनी गाड़ी से अस्पताल ले जाता है और 2 दिन बाद अनुष्का अपने ससुराल वाले और मायके वालों के साथ अस्पताल से घर आती है, जहां पवन अनुष्का के बच्चे को गोद में लिए होता है और सुमन अनुष्का को सहारा दे रही होती है और बाकी परिवार वालों के हाथों में सामान होता है और आशा घर के बाहर अनुष्का और उसके बच्चे की नजर उतारने के लिए खड़ी होती है। ये सब देख सुमित्रा मुंह बनाती हुई कहती है, इनके घर का तो कुछ समझ में नहीं आता। इनको तो जेठ और बहू के बीच का फर्क भी नहीं पता। कैसे बेशरम लोग हैं। माँ, आप क्यों दूसरों की निजी जिंदगी में इतना दखल देती हैं? आपका परिवार आपके हिसाब से चल रहा है, क्या ये काफी नहीं है? बहू, अगर मेरा परिवार मेरे हिसाब से चल रहा होता तो अभी तुम्हारी जुबान न चल रही होती।
इतना बोलकर सुमित्रा अंदर चली जाती है और निशा नेहा बाहर खड़ी होकर अनुष्का का वेलकम देख रही होती हैं, जहां आशा अपनी बहू और उसके बच्चे की नजर उतार रही होती हैं। बहन जी, अगर नजर उतार ली हो अपनी बहू और बच्चे की तो अब इन्हें घर में भी जाने दीजिए। हाँ माँ, बेचारी अनुष्का हॉस्पिटल से आई है। वैसे भी अभी उसकी डिलीवरी हुई है, अनुष्का को आराम करने की जरूरत है, आपके टोटके की नहीं। जानती हूँ तुझसे ज्यादा समझ है मुझे। आ जाओ बहू। इस तरह अनुष्का अपने मायके वाले और ससुराल वालों के साथ घर में जाती है। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं और जब सुमित्रा घर में नहीं होती और दुकान से रवि घर आता है तो उसी वक्त नेहा को भी डिलीवरी पेन होने लगता है। क्या हुआ नेहा, ज्यादा दर्द हो रहा है? चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। नहीं जेठ जी, आप मुझसे दूर रहिए। अगर माँ जी ने देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा। मेरा आपसे बात करना भी पाप है और आप मुझे हॉस्पिटल लेकर जाएंगे। क्या हुआ रवि जी? नेहा, तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है, आप खड़े खड़े देख क्या रहे हैं? चलिए अस्पताल ले चलते हैं। नहीं दीदी, अगर माँ जी को पता चल गया तो क्या मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को मरता हुआ देखूं? ये रूढ़िवादी सोच है बस। सही कहा था पवन ने, अगर नंद बहन समान और सास माँ समान होती है तो जेठ भी बड़े भाई समान होता है, समझी तुम? इतना बोलकर रवि नेहा को गोद में उठा लेता है और अस्पताल के लिए निकलने लगता है। पर तभी पवन ये सब देख लेता है और रवि से कहता है, रवि, लगता है इमरजेंसी है, तो मेरी गाड़ी में बैठ जाओ और अपने भाई को बोलो नेहा के मायके वालों को हॉस्पिटल में बुला ले। कैसा जमाना आ गया है, जेठ ने अपने छोटे भाई की बीवी को गोद में ले रखा। और पवन बेटा, तुम भी नेहा बहू के जेठ ही लगोगे। बताओ, 2 जेठ इसे अस्पताल लेकर जाएंगे। अरे थोड़ा सब्र रखो, या दिवाकर बेटा को फोन करके बुला लो। घर में क्या औरतें नहीं हैं? हमें यहाँ पर आपकी सलाह मशवरे की जरूरत नहीं है, ये एक इमरजेंसी है, समझ में आई बात? बिल्कुल सही कहा मेरे बेटे ने। तुम जैसी औरतों की वजह से ही ना जाने कितनों के घर टूट जाते हैं। तुम दोनों इसकी बात मत सुनो, इसका तो काम ही है लोगों के घर में फूट डालना। रवि बेटा, आज तुमने बिल्कुल सही फैसला लिया है, बस तुम अपने फैसले पर अटल रहना। अब जल्दी से जाओ, इससे पहले कि देर हो जाए। अब रवि, निशा पवन की गाड़ी में बैठ जाते हैं और नेहा को अस्पताल लेकर जाते हैं। पर रास्ते में सुमित्रा पवन की गाड़ी में अपने बहू बेटे को देख लेती है और ये देख उसे काफी गुस्सा आता है। कुछ देर में नेहा की डिलीवरी होती है और जब उसके मायके वाले हॉस्पिटल उससे मिलने आते हैं तो सुमित्रा हॉस्पिटल में ही अपनी बहू और उसके मायके वालों को खरी खोटी सुनाने लगती है। देख लो अपनी बेटी की करतूत, थोड़ा सा दर्द भी बर्दाश्त नहीं कर पाई। मेरा बेटा जेठ होकर गोद में इसे अस्पताल लेकर आया है। सभी गांव वालों ने देखा, अब कोई मुझे जीने नहीं देगा। नेहा, तू थोड़ा दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकती थी क्या? तेरे जेठ जी जब तुझे हॉस्पिटल लेकर आ रहे थे तू मना कर देती। बस कीजिए आंटी जी, माँ का तो समझ में आता है, नेहा उनकी बहू है, पर आप तो नेहा की माँ हैं, आप ऐसी बातें कर सकती हैं। बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने, पर अब आप लोगों को अपनी रूढ़िवादी सोच बदलनी होगी। और माँ, अब तुम्हारी एक नहीं चलेगी। अगर मैं नेहा को हॉस्पिटल नहीं लेकर जाता तो माँ और बच्चा दोनों मर जाते। तुम्हारी इस रूढ़िवादी सोच की वजह से 2 जिंदगी चली जाती। भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं माँ, आपको मेरी बीवी पर भरोसा हो या ना हो, पर मुझे और भाभी को अपनी बीवी और पति पर पूरा भरोसा है। इसलिए अब आप हमारे मामले में दखल न दें तो अच्छा है। उस दिन दिवाकर और रवि दोनों ही अपनी मां के खिलाफ आवाज उठाते हैं। कुछ ही दिनों में नेहा घर आती है और अब नेहा अपने जेठ के सामने ना तो घूंघट करती है और ना ही उससे दूर रहती है। तो वहीं रवि भी पवन की तरह नेहा को अपनी छोटी बहन की तरह ट्रीट करता है। और ये देख पवन रवि से कहता है, ये क्या, तुम्हारे घर की सोच भी लगता है बदल गई। तुमने बिल्कुल सही फैसला लिया। अगर आज तुम नहीं बोलते तो फिर कभी नहीं बोल पाते। समय के साथ कुछ रिवाज को बदलना भी जरूरी होता है।